वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप हैं मेरे शो पर जिसका नाम है द साहिल्स शो। आज के मेरे मेहमान जो हैं वो बहुत खास हैं। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि मैं इस सेलिब्रिटी का फ़ैन हूँ, मैं उस सेलिब्रिटी का फ़ैन हूँ, लेकिन सेलिब्रिटी किसके फ़ैन होते हैं ये हमें पता ही नहीं। तो आज जिस मेहमान को मैं अपने इस शो में लेके आया हूँ वो है सेलिब्रिटीज़ के सेलिब्रिटी। उनको हम प्यार से कहते हैं स्नेहल भाई। उनका नाम है स्नेहल वाड़ी। वो हैं बड़ोदरा से। और आज वो हमारे प्लेटफॉर्म पर हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने जादू से इतने सारे सेलिब्रिटीज़ का दिमाग खराब करके रखा हुआ है और उन्हें इतना प्यार मिलता है इन सारे सेलिब्रिटीज़ से कि ये तो अब मैं इस इंटरव्यू में ही आपको बता पाऊंगा, इस शो में ही आपको बता पाऊंगा। मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा आपको उनके शो की और ये दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा उनको स्नेह मिलता है उनके सेलिब्रिटीज़ से। और कि मैं किसी छोटे मोटे सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के वो सारे सेलिब्रिटीज़ जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। आज मेरे मेहमान स्नेहल वाड़ी, जो मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप सभी के लिए स्नेहल वाड़ी ऑन आवर शो। थैंक यू साहिल। कैसा है? ऑल गुड। एकदम मस्त, एकदम मस्त। आप बताइए। बस ठीक है। लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन बस ये घर पे हम यूट्यूबिंग कर रहे हैं और अपने दोस्तों से मिल रहे हैं जूम कॉल पे, इस शो के चलो जरिए। वेरी गुड। यस चलो यस। गुड है। घर पे रहो, आराम से रहो, खा पी के जलसा करो। हाँ। तो मैंने अपनी ऑडियंस को जो इंट्रो में बताया आपके लिए कि मैंने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आप सेलिब्रिटीज के सेलिब्रिटी हैं इंडिया में। और अगर सेलिब्रिटी को झंडा उठाकर कहना है कि हाँ मैं इसका फैन हूं, तो वो सबसे पहले बोलेंगे स्नेल भाई जिंदाबाद। क्योंकि ये मैंने पिछले 12 सालों में तो रोज देखा है जब भी मैं आपके साथ रहा हूं। तो मुझे बताइए कि ये शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे आप इस इंडस्ट्री में आ गए और ये ग्लैमर चकाचौंध वाली दुनिया में आपने पहला कदम कैसे रखा। देखो साहिल, मेरी लाइफ में है ना बहुत ही चेंजेस आए हुए और मल्टीपल चेंजेस आए हुए। 1982 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए इन कार एक्सीडेंट। ओ, दैट टाइम माई एज इज 7, राइट। सो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और फैमिली में मैं ही बड़ा था। तो काम करना था, फादर का बिजनेस था, फादर इन कोल्ड चेन, तो कोल्ड स्टोरेज का काम करते थे। अच्छी कंपनी की एजेंसी थी। ब्रांड नहीं बोल सकता हूँ, जानते लोग इसी वजह से मेरे को, तो वो ऑटोमेटिकली जान देंगे। सो मेरे को वहां बैठना पड़ा, तो मैं 16 साल की एज पे वहां जाके बैठ गया क्योंकि मेरे वाला कोई था नहीं संभालने वाला। मैं वहां पे जर्नी चालू किया, पहले दिन बैठा, ग्राउंड से काम किया, अच्छा काम किया। जैसे जैसे बड़ा होता गया, डेवलप किया गया, करने गया फूड इंडस्ट्री को कि भाई मेरे को कुछ अच्छा करना है। तो जो कंपनी फादर ने दे के गया है, जो भी कंपनी के साथ काम करने, वो तो मेरी फिक्स इनकम है, हर साल मेरे को मिलती जाएगी और मैं मिलता रहूंगा। और वो लोग मेरे को देते भी जाएंगे, तो मेरे को क्या करना है? तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी डालता गया जैसे। बट जब से आप इंडस्ट्री में, आपको आई थिंक नहीं नहीं करके 2 डिकेट्स हो चुके हैं, 20 साल से ज्यादा तो आप इस इंडस्ट्री में स्पेंड हम्म। कर चुके हैं। हम्म। आराम से। एज अ सेलिब्रिटी मैनेजर, नॉट एज अ कैटरिंग पर्सन और एनी डेकोर पर्सन। 20 साल पहले आर्टिस्ट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट कौन कौन आर्टिस्ट होते थे, कौन परफॉर्म करते थे उस समय। ये मेरे पास बुक है, आप पढ़ देख सकते हो। ओके। 1999 2000। राइट। ओके। अब उसमें अमिताभ बच्चन के घर का नंबर है, ठीक है, तो ये बेसिकली या उस किसी समय का। तो मोबाइल फोन्स उस होते टाइम नहीं पे थे, लैंडलाइन नंबर्स तो होते ये, थे। हाँ, तो तो ये ये लैंडलाइन स्क्रीन वर्ल्ड करके एक ऐसी एजेंसी थी जिसमें सब हेयर मेकअप, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी, टीवी सब मिलते थे। देखो, ये सब मेरे पास डिटेलिंग में पड़े, देखो। ओके। तो एक ठीक है। तरीके से ये उस जमाने की बुक वर्जन की स्नेल भाई है। नहीं, पर ये चीजें समझ नहीं आई कि यहाँ से कांटेक्ट हो सकता। तूने बोला ना, पहली बार कोई कम्युनिकेशन नहीं था। 90 टू 2000 दिखाया। और ये बुक्स है वो इम्पोर्टेंट, आज की तारीख में भी कई लोगों के लैंडलाइन नंबर इसके अंदर है, ठीक तो है, ये मैनेजर के नंबर है सेलिब्रिटीज फोन उठाया करते थे उस जमाने में, इन नंबर्स उसके। पे। हाँ, सेलिब्रिटी नहीं उठाते थे, उसका मैनेजर उठाता था या उसका कोई भी आदमी उठाता था, हम बात करते थे, उसको जेन्युइन लगता था, वो लोग बुक करते थे। उसके बाद 2011, 12, 13 सब बुक्स मेरे पास पड़ी है, देख। क्या बात है। हाँ, तो ये बुक्स में ले लेता था, साल में बहुत प्राइस नहीं थी पर मैं मंगा लेता था, उसमें से नंबर ढूंढ के मैं क्लाइंट को बोलता हूँ मैं बुला सकता हूँ और डायरेक्टली बुला सकता हूँ, ठीक है। ओके। पहले एक सेलिब्रिटी में एक पॉइंट होता है कि आपको वो कितना जानता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस कितने हो। और
वो चीजें स्टार्टिंग में, समझो कि 2001-2 की बात कर रहा हूँ, इंडियन आइडल चालू हुआ, सेलिब्रिटी लोग आने लगे, लोगों के फेम होने लगे। पहले ऑर्केस्ट्रा चलता था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और हम्म। ये सभी चलते थे, बराबर है। अब बिल्कुल। उसके बाद आया नया जमाना कि भाई यहाँ पे यंग जनरेशन काम कर रहे हैं, मल्टीटास्क सिंगर है। यानी पहले लता, आशा, किशोर के गाने चलते थे, मोहम्मद रफी सिंगर आते थे, बारी बारी सब गाते थे। उसके अलावा एक ही सिंगर आएगा और वो मल्टीपल काम करेगा और आपको शो अच्छा करके देगा, ठीक है। हम्म। तो सिंगर इंडियन आइडल से चालू हुए। अभिजीत सावंत जो मेरा दोस्त है, वो भी उसमें विनर हुआ, राहुल वैद्य, मिनल जैन, अदिति पॉल और ये सब। तो फिर मैंने बोला करना है तो ये काम करना है भाई, जुगाड़ू वाला काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ, बहुत मजे वाली बात है, फनी वाली बात है। 2012 या 13 में एक आर्टिस्ट को मैंने फोन करके डेट खा ली, किसी ने पूछा। अब वो उसने फेसबुक वेसबुक सब चल रहा था, डायरेक्ट क्लाइंट ने ढूंढ लिया, बुक कर लिया। भाई चले गए साइड जोन पे कि मेरे को तो 20,000 ज्यादा मिल रहे हैं, कर लो बात आगे। कर रहे हैं भाई, 20,000 ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट पर हमने बुक कर लिया डायरेक्ट, थैंक यू सो मच सर, मैंने फोन भी नहीं किया। उसके बाद उसने सब कुछ भेजा है। और वहां जाके मेरे को रात को 10 बजे फोन करता है कि भाई एक हेल्प चाहिए। मैंने क्या हुआ? बोले यहाँ पे फंस गया। मैंने क्या हुआ? बोले यहाँ पे बेस स्पीकर पड़ा है और डीजे का कंसोल पड़ा है, यहाँ पे साउंड लगती है, ठीक है। हम्म। उसके अलावा कुछ भी टैग राइडर मालूम है, मैं 5 म्यूजिशियन लेके आओ, परफॉर्मेंस कैसे करूँ? और वो क्लाइंट मेरे सर पे चढ़ा हुआ है कि आपने भेजा था आपको तो साउंड चाहिए, मैं साउंड दे दिया, आपको गाना है, आपको गाना पड़ेगा। और वो तो रूरल गांव में था। मैं ऑडियंस को बता दूं, जो बेसिकली टेक्निकल राइडर होता है, वो टेक्निकल राइडर हर आर्टिस्ट की एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है। जब उन्हें परफॉर्म करना होता है तो उनके स्टेज के मेजरमेंट से लेकर उनका पीए सिस्टम, जो स्पीकर्स होते हैं, चाहे वो माइक्स हो, जो पीछे म्यूजिशियंस होते हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं या एम्प्स होते हैं, माइक्स होते हैं, कॉलर माइक्स होता है, इन ईयर्स होते हैं, ये सबको हम बोलते हैं टेक्निकल राइडर। इसमें एक टर्म और आती है बैकलाइन, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स का सारा सेटअप होता है। तो स्नेहल भाई, मैं मतलब जितना मैंने अभी आपने बताया उससे मैंने समझा कि बेसिकली 2000 के बाद ही ये आर्टिस्ट मैनेजमेंट का रेवोल्यूशन इंडिया में आया था। यस, ठीक है। यस। उससे नहीं, उस पहले चलती थी ऑर्केस्ट्रा, इंडिया टूर चलती थी, ये ये टूर चलती थी, पर वो चलता था, लेकिन हम जिस डोमेन से हम आते हैं, जो बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, उस हाँ जी, समय हाँ जी, इवेंट 2000। मैनेजर्स इतने नहीं होते थे। और नहीं। स्पेसिफिकली जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट की जो टर्म थी, वो एजेंसीज इतनी नहीं होती थी। और हम्म। जो भी होते थे उनके पर्सनल मैनेजर्स होते थे, जो कोऑर्डिनेट करके हाँ जी, ऑर्गेनाइजर्स के साथ आते थे। हाँ जी। तो आप एक तरीके से उस समय से काम कर रहे हैं जब इस इंडस्ट्री में कुछ था ही नहीं, इवेंट, इस हम्म। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर कुछ था ही नहीं। तो क्या चुनौतियां आती थी उस समय ये सब चीजें करने में? एक फर्स्ट इंसिडेंट बताता हूँ। मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बड़ोड़ा में एक ऑर्केस्ट्रा की थी, ठीक है। मैंने बुक कर लिया, क्लाइंट ने मेरे को भेज दिया, मैंने पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब लैंडलाइन पे फोन चालू हुई, जो नंबर पे बात है, ठीक है। और वो फ्लाइट में बैठे और लैंड हो रहे, जो 2 घंटे का काम होता है ना, कि वो लैंड हो रहे कि नहीं हो रहे। घर से तो निकल गए, फ्लाइट पकड़ी कि नहीं पकड़ी, ठीक है, क्योंकि तब कुछ भी कम्युनिकेशन था नहीं, ठीक है। चैलेंजेस में सबसे बड़ी वही चीज है। और क्लाइंट बाहर बुके लेके खड़ा है और मीडिया खड़ी है, और वहां जाके अपने को खड़ा रहना है कि भाई आ जाओ आ जाओ। जब वो एयरपोर्ट पे अंदर दिखता है आ गए, तब समझ में आता है कि अपना काम सक्सेस हुआ। क्योंकि इन बिटवीन का 2 घंटा, यानी फ्लाइट, एक ही फ्लाइट होती थी या 2 फ्लाइट होती थी हम्म। मैक्सिमम, पहले इतनी फ्लाइट से थी नहीं इंडिया में। एक सेक्टर में 1-2 फ्लाइट होती थी, दिल्ली बॉम्बे 4-4 फ्लाइट होती थी, ठीक है। अब एक मिस कर दिया तो वहां से कम्युनिकेशन नहीं है, घर पे जाओगे फोन करोगे, वहां से बूथ पे जाओगे कॉल करोगे, मैं मिस कर दिया। तो वो चैलेंजेस थी कि जहाँ पे आर्टिस्ट आ जाए, ठीक है, साउंड चेक हो जाए, इतने कोई झमेला था नहीं तब, क्योंकि इतने लोग मैच्योर थे और इतने जाने पहचाने म्यूजिशियन है, जिसको मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आज भी उनको मिलता हूँ। तो वो चीजें चैलेंजेस में थी। बाकी स्टेज पे आने के बाद तो कंफर्ट जोन, मैंने पहले ही बोला कि आर्टिस्ट को कंफर्ट जोन देते थे, मिलते थे, कैसे हो क्या है, अच्छी तरह रखते थे। कई बार ऐसा होता है कि आपने आर्टिस्ट बुक करा दिया, रूम सर्विस चालू नहीं है, नीचे जाके बुफे करो, हमारे यहाँ पे टेंट लगा, वहां खाना आके खा जाओ। ये सब चैलेंजेस तब चल रही थी, तो मैच्योर नहीं थे, ठीक है, कि रूम सर्विस क्या होती थी। तो सब धीरे धीरे करके सिखाया।
तो वो आज इंडिया में मैं बोलता हूँ कि मोर देन सेलिब्रिटी मैनेजमेंट 200 के ऊपर होगी, अच्छी वाली अच्छी एजेंसीज। अच्छी एजेंसीज 200 के ऊपर होगी जो सेलिब्रिटी को मैनेज करती है। पहले मैनेजर थे, आज मैनेजमेंट आ गया। ओके। यू नो माय वर्ड इज प्लानिंग, सो इट्स अ प्लानिंग, सो प्रॉपर मैनेजमेंट वर्ड आ गया। प्रॉपर हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रक्चर में आ गए, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर में आ गए। एक एक चीज में, मैं जब आज से 12-13 साल पहले जब वेडिंग प्लानिंग इंडस्ट्री में आया था, तो मुझे है ना बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते थे कि मैं प्रोजेक्ट उठा लूं, और मैंने आर्टिस्ट हम्म बुक कर दिया, और हम्म आर्टिस्ट आना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाया, और यहाँ पर हम्म 500 जने हैं, और हम्म गेस्ट जो परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। उस समय अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ आ जाए, या आ गई हो ऐसे पहले, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो शेयर कीजिए। और इनकेस नहीं है आपके साथ ऐसा कि आपने आर्टिस्ट बुक किया है, वो समय से पहुंच ही नहीं पाया, और अब बिना आर्टिस्ट के वो फंक्शन निकालना है, तो उस समय आप क्या करते हैं? देखो, पहली चीज है कि जब ये चीज बहुत मल्टीपल टाइम होती है, कैंसिलेशन होता है, आर्टिस्ट बीमार हो गया, ट्रैवल नहीं कर रहा है, फ्लाइट मिस हो गई, ठीक है, और वहां पे बैंड आ गया है और आर्टिस्ट नहीं आया हुआ है, ठीक है, ऐसी बहुत मल्टीपल टाइम हुई है। एक इंसिडेंस है, मेरे दोस्त का ही है, मेरा भाई है, गुवाहाटी का है, ही नोज मी वेरी वेल। सो रात को 10 बजे somehow some artist didn't travel some reason, और मेरे को किसी ने फोन किया कि भाई कल हमारी लग जाएगी, कुछ करो। तो मैंने एक मेरे दोस्त को फोन किया। एक हैदराबाद में था आर्टिस्ट, एक बेंगलोर में था, और एक कहीं और था, और उनको लाके हम्म। अहमदाबाद लैंड करना था, और वहां से 6 घंटे का ड्राइव था। कितने? 6 घंटे का। हाँ, और रात को 1 बजे पहले फोन किया ना, भाई ये जेन्युइन है ना, रात तो नहीं बिगाड़ोगे, पहला क्वेश्चन किया हुआ, ये जेन्युइन है ना? हम्म। मैंने कहा भाई उसकी लगी पड़ी है, प्राइसिंग की बात बाद में करेंगे, पर उसको कल सुबह शो करना है, और एनी हाउ 10 बजे वहां पहुंचना है, क्योंकि गवर्नमेंट शो है, ठीक है। बोले डन है, चलो मेहनत करते हैं। हम लोग ने ग्रुप बनाया था सब आर्टिस्ट के साथ, और वो ग्रुप कर 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 करके हमने सुबह 6 बजे 7 बजे सब लैंड हुए, समझ लो, और 11 बजे का शो है, उसको 12 बजे खींचे, नहाए धोए बिना सीधा सीधा गाड़ी में ही, कार में मेकअप करो, ये करो वो करो, साउंड चेक वहां हो जाएगा, कर लेते, और शो किया। क्योंकि एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस लेवल जो अपना बनता है वो आर्टिस्ट मैनेजर के ऊपर बनता है, ठीक है। और आर्टिस्ट मैनेजर अच्छा हो, जेन्यून हो, तो हम डेयरिंग कर सकते हैं, तो भाई हो जाएगा। और मेरे पास कोई एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट है नहीं, बट हाँ मेरे पास अच्छे रेट से, बिकॉज ऑफ द मैं अच्छा काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ वो मैं स्नेहल भाई के साथ काम। यहाँ मैं ऑडियंस को बताऊंगा, ये जो इन्होंने टर्म यूज करी, एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट, ये वो टर्म होती है एक आर्टिस्ट मैनेजर और एक आर्टिस्ट के बीच में, जहां पर एक आर्टिस्ट परमानेंट कुछ कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए एक कमिटमेंट होता है कि आपको मैं ही मैनेज करूंगा, और आपकी ग्रोथ प्लान मुझे देखनी है, और आपकी प्राइसिंग मैं फिक्स करूंगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट मैनेजमेंट। आर्टिस्ट को क्या चाहिए? काम चाहिए, ठीक है। लाइव इंडस्ट्री पे ही इंडिया चला हुआ है, डिजिटल पे जो भी मिलता है वो घर का खर्चा भी नहीं निकाल सकते, समझ गए। तो लाइव इंडस्ट्री के लिए उनको वही पहला पॉइंट वही है कि उनको लाइव में जाना है, और अच्छा काम करना है, और अच्छे इवेंट मैनेजर के साथ करना है, आर्टिस्ट मैनेजर के साथ करना है। उनकी बॉन्डिंग होती है, समझते हैं हमको, मैं समझता हूँ उनको, ठीक है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यानी बड़े बड़े आर्टिस्ट, ठीक है। बट उनको एंड ऑफ द डे काम चाहिए, और अच्छा काम चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। एक एक एग्जाम्पल पे देता हूँ मैं तुमको कि एक बार किसी का फोन आया कि ये आर्टिस्ट कितने में मिलता है। तो मैंने कहा सर 25-30 लाख रुपए। मेरे को 10 में मिल रहा है, मैं ले लूँ। मैंने कहा सर मेरे भी 10 लोग बुक कर लो। 10 में आप बोलते हैं नहीं स्नेहल मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा सर मैं पैसे भेजता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम है आर्टिस्ट ये रेट का है नहीं, ठीक है। पर किसी इवेंट मैनेजर जाके उसको समझा दिया 10 साल पहले वाला रेट, ठीक है, या उसको मालूम नहीं होगा, उसने बोल दिया चल एक बार बोल दो रेट। फिर फोन आता है भाई, मैंने कहा सर गलती हमसे नहीं होती, क्योंकि हम रोज काम करते, ठीक है। नींद में भी आर्टिस्ट का रेट होता है, नहीं समझ में सर 2 मिनट में बताते। क्यों मुंहफाड़ बात नहीं करते, गलत बात नहीं करते, अच्छा काम करते, ठीक है। और उसमें काफी लोगों ने परेशानी भी ली है मेरे से, और काफी लोग परेशान भी रहते हैं, इवेंट मैनेजर और आर्टिस्ट मैनेजर सब लोग परेशान रहते हैं। पर मेरा काम ये है कि मेरे को जेन्युइन काम करना है, मेरे को जो मिलता है मिलता ही है, ठीक है। और काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। और मैं वो कमाता हूँ, और जेन्युइनली कमाता हूँ। ऐसा नहीं है कि
पहली बार साहिल मिला तो उसको उस तरह ट्रीट करूँ, या मेरा क्लाइंट पहली बार मिला उसको उस तरह ट्रीट करूँ। कई बार ऐसा होता है कि पूरा शो ले लो, ठीक है, सोनू निगम जी आ रहे हैं, ठीक है, स्टेज पे परफॉर्म करे, तेरा फेवरेट है, आई नो दैट, वो जुड़ी तो कहानी मैं परफॉर्म बताऊंगा। करे। हाँ, तो एंकर क्या होती है, तो बोलते क्यों रखेंगे भाई, सोनू निगम आ रहा है, गा लेगा, 2 घंटे गाना गा लेगा। अरे भाई, इंट्रोडक्शन कौन करे, क्लाइंट नहीं समझता। क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि सर ये चीज इंट्रोडक्शन की होती है उनकी, कि वो आ रहे हैं स्टेज पे, ठीक हम्म। है। और ऐसी छोटी छोटी चीज है, फीलर क्या होता है, आप देख रहे हो आजकल फीलर चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ब्राइड ग्रूम एंट्री चल रही है, ये कहाँ थी पहले, कौन कर रहा था बताओ, था, कॉन्सेप्ट बने हुए, लोगों ने इंडस्ट्री खड़ी की उसके बीच में। तो जो बात बताओ। मैं बता रहा था जहां पर हम रुके थे, कि ये जो टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग आर्टिस्ट की कैटेगरी आई, कि सबसे पहले हम्म क्लाइंट कहते थे सोनू जी परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर एंकर की क्या जरूरत है, वो एडिशनल कॉस्ट क्यों है। तो मुझे लगता है कि ये रिवोल्यूशन में मैं सोनू जी की बात करूंगा, सोनू निगम की, कि इस रिवोल्यूशन को लेकर आने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का ही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्टेज प्रेजेंस दी, जिस तरीके से वो पूरे शो को कंडक्ट करते थे सारेगामापा के समय से, तो वहां से एक एक माहौल बना, क्योंकि मैं बचपन से उनको बहुत फॉलो करता रहा, उनके म्यूजिक को, उनके शोज को। हम्म और अब जब मैं एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में पूरा एंटरटेनमेंट देखता हूँ किसी वेडिंग का, तो वहां पर सच में लगता है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट आए हैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट के अंदर, वो अब रंग ला रहा है और वो दिख रहा है। क्योंकि आप किसी वेडिंग की अगर मैं बात करूं, ब्रेकफास्ट से लेकर ग्रैंड इवेंट तक हर जगह एंटरटेनमेंट होता है, ऐसा कोई पार्ट नहीं जहां पर एंटरटेनमेंट नहीं है। और अब मैं समझना चाहूंगा, आपने बहुत सारे आर्टिस्ट की पिछले 20 साल में शुरुआत से जर्नी देखी है, जब आप तब से काम करें, जब आज की तारीख के बड़े बड़े आर्टिस्ट तो आई थिंक बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तब वो थे भी नहीं इंडस्ट्री में, और हम्म उनको हम्म उन्होंने उन्होंने शायद म्यूजिक परस्यू भी नहीं किया होगा उस समय। तो एक हम्म एक तो हमने बात करी सोनू जी की, एक जो पूरे भारत के और पूरे वर्ल्ड में अगर इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक की बात आती है तो सबसे ऊपर आता है नाम आज की तारीख में, वो है अरिजीत सिंह। उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाइए, उनसे आप फर्स्ट टाइम कब मिले थे, आज की तारीख में आपकी उनसे क्या व्यवहार है, कैसी दोस्ती है, और क्या मतलब वो अगर आपको स्नेहल भाई बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, स्नेहल भाई का वो जादू बताइए हमें। वो जादू है बिकॉज ऑफ के मैं मेरे दोस्त शशि बोकाडिया की शादी में गया था, जो जी। मोक्ष इवेंट्स वाले हैं, हम्म। और वहां पे तरसेम मित्तल आया था। वो जी। उस टाइम पे सेलिब्रिटी का काम कर रहा था, मैं इतना कनेक्ट नहीं था। तो हम लोग 2-3 दिन मिले, उनकी वहाँ शादी पे मिले, ये मिले, हम एयरपोर्ट पे मिले, बोले मेरे पास ये आर्टिस्ट है, तुम एक बार देख लेना स्नेहल भाई। ठीक है। वो फ्लाइट पे चले गए गुवाहाटी, मैं चला आया बड़ौदा अपने गाँव। और वहां से मेरे यहाँ पे बड़ौदा में मैराथन था, तो तभी तुमियो 2013, तुमियो अरिजीत का हिट सॉन्ग हुआ था, और वहाँ फाइट चल रही थी। तो मैंने कहा अरिजीत सिंह करना है, ये करना है, तो उसमें भी 2-4 आर्टिस्ट मैनेजर बीच में पड़े, ये पड़े। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि मैं इनको प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मुझे हाँ ठीक है। तो अरिजीत सिंह को मैंने प्रेशर करके क्लाइंट बोला करना ही करना है, करना ही करना, अच्छा अच्छा ठीक है डन हुआ। तब 2-3 आर्टिस्ट मैनेजर उनके भी होते हैं, बड़ा कॉन्सेप्ट था। मैंने भाई को बोला भाई मैंने ये काम किया है, मेरा इज्जत संभाल के रखना, और कुछ नहीं करना है, मेरे को पैसे बाद में ही कमाऊंगा, इज्जत संभाल के रखना। उसने संभाल के रखी, ठीक है। और बीच में कई लोग निकल गए, वो आए, डेट भी चेंज हुई, वो भी एडजस्ट करके दिया। और ये 2013 लाइक मेरे लिए इतनी अच्छी ब्लेसिंग, लाइक वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, हम लोग खड़े, मेरे पास वीडियो भी है। हम साथ में रात को लाइक टीएम के साथ मेरा अच्छे रिलेशन है, तो हम लोगों ने बातें चीतें ये किया। उसके बाद काफी मल्टीपल 2-4 शो किए, और उसके साथ टीएम के साथ जुड़ गया, और अच्छी काम भी करने लगा। वो एक ऐसा है ना कि बैजू बावरा जो होता है ना, जो काम करने के लिए इंडस्ट्री में बेसिकली नहीं है, ही इज लाइक दैट ओनली। वो उसको म्यूजिक से प्यार है और म्यूजिक से ही काम करता है। मल्टीपल किस्से जो पब्लिकली हम सुना भी नहीं सकते, और अच्छे हैं, बुरे नहीं, जी। अच्छे हैं। आई लव हम्म। दैट कि ही इज अ गुड ह्यूमन। लाइक आज की डेट में भी एक ए आर रहमान, अरिजीत सिंह, शंकर जी, सोनू जी, ठीक है, शान के, इनका मैं ऐसे ही नाम बोल सकता हूँ, सचिन जी कर है कि भाई ये लोग गुड ह्यूमन है, अच्छे इंसान है, तभी स्टेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रायोरिटी पैसे सबकी है, बट उसका ह्यूमन बीइंग अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, वो सामने क्लाइंट के साथ बात भी ऐसे करता है, आप जाते हो आपके साथ भी करता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसे,
वर्क इज देयर, मैंने बोला काम है काम, ठीक है, पैसे कमाने हैं, उसके साथ रिस्पेक्ट भी चाहिए, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी वहां काम करके क्या फायदा। तो वो रिस्पेक्ट वहां से मिलती है, और इसीलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आर्टिस्ट को जो अच्छा काम करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये सब सेलिब्रिटी लोग है, सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है, अच्छा काम मिल रहा है, पर अभी नए इतने हर साल 50-60 रियलिटी शो के सिंगर निकलते, उसमें से अच्छे काम करने वाले भी निकलते, और उसमें जानते विजन में कि ये अच्छा काम कर सकते फ्यूचर में, तो उसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ, तो विजन है। बिल्कुल सही बात बोली। एक बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए या फिर एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप हम्बल रहे, तब आपकी पब्लिक की नजर में एक छवि बनती है कि आप सच में एक अच्छे इंसान हैं, और आपकी कला की जो वैल्यू है वो 10 गुना ज्यादा की जाती है। तो अरिजीत सिंह के अलावा कुछ ऐसे आर्टिस्ट के आप मुझे एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि ये शो का जो टाइटल ही है वो है सेलिब्रिटी फॉर सेलिब्रिटीज। तो अगर हमने ये किससे डिस्कस नहीं किए कि किस सेलिब्रिटी के लिए आप सेलिब्रिटी हैं, ये तो मैं कहता हूँ, आप तो कभी ये बात खुद से नहीं कहेंगे, लेकिन ये मैं जानता हूँ, और हमारी इवेंट इंडस्ट्री में जो इतने हजारों लोग हैं वो सब जो भी आपको जानते हैं वो तो यही मानते हैं कि स्नेल भाई सेलिब्रिटीज के सेलिब्रिटी हैं। तो एक दो सेलिब्रिटीज के और हमें किस्से सुने, क्योंकि हमें ये जानकर मजा आ रहा है, क्योंकि ये किस्से कभी अनकहे किस्से हैं, ये किसी ने सुने नहीं है, ये इंटरनेट पे कहीं नहीं है। तो एक तो आप सोनू जी से जुड़े किस्से सुनाइए, या फिर शंकर जी से जुड़े किस्से सुनाइए, या फिर हम सबके फेवरेट सनम पुरी से जुड़े किस्से सुनाइए, कुछ तो सुनाइए आप। देखो मैं शंकर जी की बात करता हूँ, तो उमेश जी उसके मैनेजर है, ठीक है, उमेश प्रधान इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। उनका एक शो था, मेरा टिकट शो था, ठीक है, और हम लोग ऑलवेज थ्रू आर्टिस्ट मैनेजर ही काम करते, आर्टिस्ट का नंबर हो तो भी बात नहीं करते, ठीक है। उसका रीजन ये है कि थ्रू चैनल जाना है, और उनके थ्रू अपने को समझ में आएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा वो आर्टिस्ट को समझता है, ठीक है। तो उमेश जी का एक दिन पहले फोन आया कि मैं कल आ रहा हूँ, बैंड के साथ आ रहा हूँ, और शंकर जी और शंकर एहसान लॉय बाय रोड आ रहे हैं सूरत से। तो ठीक है सर, आप कितने बजे आ रहे हो? बोले कि मैं 12 बजे आ रहा हूँ, पर ये लोग जल्दी आ जाएंगे, तुम देख लियो। मैंने कहा क्या देखने है सर? तो तू संभालेगा। मैंने कहा सर। बोले रुक जा, करेगा। आए, मिले, किया, जाना है, जाना है, किया। फिर उन लोगों के साथ स्नेहल चाय पीनी है, ठीक है, तो हम बोल रहे भाई 5 स्टार मिले, चले यहाँ खड़े रह के पीते, हम बोल रहे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आराम से खड़े रह के, और कंफर्ट जोन अपने को ऐसा लगता है कि उसका मैनेजर, ठीक है, और मैं, ठीक है, इट्स अ वास्ट डिफरेंस, बट वो इतना अच्छा हम्बल रहते हैं लोग। आप अच्छी हॉस्पिटैलिटी और अच्छा काम करोगे तो दो चीज है। और वो मेरा पहला शो था, ओके। ठीक है, सेकंड शो नहीं था, पहला शो था, तभी भी वो चीज उन्होंने रियलाइज की हुई, जाना होगा कुछ भी होगा, बट आर्टिस्ट जानता है कि इसकी मैच्योरिटी कितनी है आर्टिस्ट मैनेजर के ऊपर के। आर्टिस्ट मैनेजर उसको भरोसा करके स्नेहल भाई को बोल रहा है कि भाई आप संभालो, कोई टेंशन नहीं है, तो मेरी रिस्पॉन्स इससे 10 गुना बढ़ जाती है। ऐसे बहुत मल्टीपल किस्से हैं जो लाइफ में कभी मैं भूल भी नहीं पाऊंगा, और मेरी 2 4 10 बुकें लिखी जाएगी तभी वो चीजें निकल नहीं पाएगी, क्योंकि वो ये शो में। वो तो ऑडियंस को मैं सीधा है ना, आपका कुछ भी नहीं, आपका फेसबुक लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, कि आप सिर्फ उसको अगले 5-7 दिन स्क्रॉल करते रहो। आई हम्म। थिंक 2011 से आप फेसबुक पे हैं, 2012-13 से हम आपस में हम्म। कनेक्टेड हैं। तो हम्म। 2011 तक के आप पोस्ट देखते रहो, आपको दिन में 3 से 4 पोस्ट मिलेंगे स्नेल भाई के, और वहां पर आपको आर्टिस्ट से जुड़े ऐसे किस्से मिलेंगे जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगे। अब जैसे कि एक मैंने आपका वर्किंग स्टाइल देखा है, एक मैंने आपका वर्किंग स्टाइल देखा है, और 200 कंपनीज को तो नहीं मैं पर्सनली जानता जैसे कि आपने कहा, लेकिन कुछ 10-12 आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को मैं पर्सनली जानता हूँ। उनके काम करने का तरीका आपके काम करने के तरीके से कैसे जुदा है? आप क्यों स्नेल भाई हैं, और क्यों एक एजेंसी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सुनील भाई, कुछ नहीं है, मेरा काम अच्छा है, मेरा काम कर रहा हूँ तब सुनील भाई है। पहले तो जी। काम चाहिए, ठीक है, तब सुनील भाई आएगा। जी। सुनील भाई पहले तो थे ही नहीं। तो अच्छा काम करो, काम के पीछे भागो, रेवेन्यू पहले कमाने की मत सोचो। आज की इंडस्ट्री में लोग आते हैं ना, पहले मेरे को कितना मिलेगा, यानी हाउ आई अर्न द मनी, कितना कमाऊंगा। अच्छा काम करोगे, जेन्युइन प्रॉफिट रखोगे, और अच्छा काम करके दोगे, तो क्लाइंट रिपीट आएगा ही आएगा।
तब आपको जानकारी दी। इसके ऊपर एक बताता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में आया ना, तो मेरे को काम लेने के लिए मैं बहुत दौड़ता था। मैंने क्लाइंट ने विजिट कर ली मैंने क्लाइंट के वहां, और उसका काम नहीं मिला तब तक उसके पीछा नहीं छोड़ता था। हम्म। यानी फोन करो, सर कब मिल रहे, कब मिल रहा है, 2-4 बार किया। एक दिन वापस साइलेंट मोड पे बैठा, मैंने कहा मैं क्यों कर रहा हूँ। हम्म। मैंने कहा हाँ, अंदर से रियलाइजेशन आया कि तुम अच्छा गिव योर बेस्ट, बेस्ट विल बी कम। ठीक है, अच्छा काम करोगे तो सामने से बोलेगा तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। जो क्लाइंट तुमको घुमा रहा है या काम नहीं दे रहा है, तो मैं उसको सुधार रहा था कि मैं अच्छा काम दूं, प्रेजेंटेशन अच्छा दूं, या काम अच्छा दूं, या प्राइस अच्छा दूं, तो मेरे से काम क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो वो सोच सोच के 2 बार मैंने किया। उसके बाद डिसाइड किया, एक बार मीटिंग करूंगा, दूसरी बार करूंगा, तीसरी बार कॉल नहीं करूंगा। यानी मेरे अंदर कुछ कमी थी, या उसको मेरे से काम नहीं करवा रहा। तो 2 चीज छोड़ के काम करना है, आएगा तो आएगा। और वो एटीट्यूड से आज के डेट में मैं आज अच्छा काम कर रहा हूँ, रीजन ऑफ दिस ओनली कि मैंने पैसे के पीछे नहीं भागा, मैं काम के पीछे भागा, तो तब जाके मैंने पैसे कमाए। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के प्रोसेस में और स्नेहल भाई के प्रोसेस में जो मैंने समझा कि सबसे पहले तो आप आर्टिस्ट को कंफर्ट जोन दो ताकि वो आपको कंफर्ट जोन रिटर्न में दे सके। उसके अलावा जब ऑन साइट जब एग्जीक्यूशन होने वाला है, जब जब साउंड चेक चलता है, तो ऐसी ऐसे काफी सारे चैलेंजेस आते होंगे कि आज ये दिक्कत आ गई, आज ये मैंने कुछ नया सीखने को मिला, बिकॉज लर्निंग तो एंडलेस है। तो ऐसी कुछ एंडलेस है। ऐसी रीसेंट लर्निंग्स बताइए अभी के दौर में, पिछले 1-2 साल के अंदर, कि ये तो मुझे पिछले 20 साल में नहीं पता था और ये मैंने अब जाना कि ऐसा भी होता है। एक बिग कॉन्सर्ट था मेरा, लाइव इन कॉन्सर्ट, उसमें 14,000 क्राउड बैठा हुआ था। जी। ठीक है, और डिजिटल कॉन्सर्ट लगा था, उदयपुर से सिद्धार्थ का ही लगा था। इसने वीडियो देखेगा तो वो बोलेगा, नया हम्म। लेके आया था 30 लाख रुपए का, और वो चल नहीं रहा था। और 8:30 बजे शो चालू होना था बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट, और 11,000 क्राउड आ चुका था। हम्म। और उसमें हम मेहनत कर रहे थे, साउंड इंजीनियर मेहनत कर रहा था, क्योंकि अब तो वही है इवेंट मैनेजर, आर्टिस्ट मैनेजर। नहीं चालू हो रहा था, नहीं चालू हो रहा था। पहले साउंड चेक हुआ, सब अच्छा हुआ। हम्म। और एंड ऑफ द डे सब वी आर थिंकिंग ऑफ ब्लेसिंग, कि भगवान बचा ले, आज 11,000 में क्या करोगे। ठीक है, और सब रेडी, और कोई ऑप्शन ही नहीं था आर्टिस्ट का, लाइव इन कॉन्सर्ट था। और जब 15 मिनट बाद, उसका नाम नहीं बताऊंगा अभी, बट 15 मिनट में वो, मैंने कहा सर आ जाओ आपको एक बार देख लो, उसने चालू किया और वो शो मेरा हिट हुआ। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, कि आप ऑडियंस के सामने खड़े हो, और आप आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, और आर्टिस्ट पीछे ग्रीन रूम में खड़ा है, और कंसोल नहीं चल रहा है साउंड चेक करने के बाद। तो ऐसी चैलेंजेस, जनरेटर बंद हो जाता है चालू में। इट्स अ लाइव इंडस्ट्री साहिल, ये इंडस्ट्री ऐसी है, लाइव इंडस्ट्री है जिसमें मैं काम करता हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ के मैंने मोर देन 1500-1700 शोज कर लिए होंगे। ठीक है, जो मेरे को भी नहीं मालूम होंगे, मैंने काउंट ही करना बंद कर दिया। बट एंड ऑफ द डे क्लाइंट खुश है तो मैं खुश हूँ। देखिए, एक्चुअल आपने कितने शोज किए उससे कैलकुलेशन तो 2010 से लेकर आपके फेसबुक से पता चली जाएगी, क्योंकि मैं मुझे याद है 2014-15 में तो मैंने जब आपके फेसबुक पे ध्यान देना स्टार्ट किया, तो महीने में 30 दिन होते हैं, ये शो करें 45। तो आई यूज्ड टू इमेजिन ये कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ कहाँ भागेंगे। बट व्हेन आई बुक्ड सम आर्टिस्ट फ्रॉम यू, आपको याद हो 2015 में सनम के हमने बैक टू बैक 2 या 3 शोज किए थे उदयपुर में फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद स्वरूप खान के शो थे उदयपुर वाली वेडिंग में। आप नहीं थे, यू वर नॉट हियर, आप आए भी नहीं थे, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। आए आर्टिस्ट परफॉर्म किया, और आज मेरी उनसे पर्सनल ट्यूनिंग भी है, लेकिन वो जो स्नेहल भाई वाला टैग है, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं दूसरे प्लानर्स को भी ये एडवाइस करूंगा कि कितनी बार क्या होता है, आज स्नेहल भाई ने आपके पास आर्टिस्ट भेजे, फिर हम लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं, आर्टिस्ट मैनेजर से ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश करते हैं ताकि अगली बार ये हमारे मित्र बन जाएंगे और हमें अच्छी रेट देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी आई नो सनमपुरी पर्सनली, ही विश्ड मी ऑन माय बर्थडे विद वीडियो मैसेज फ्यू इयर्स बैक। आई नो हिज मैनेजर पर्सनली, जो इससे पहले के मैनेजर थे मिस्टर बेन थॉमस। उसके बाद भी मुझे पता है कि मुझे अगर कोई आर्टिस्ट बुक करना है तो मुझे स्नेहल भाई को व्हाट्सएप करना है कि स्नेहल भाई ये डेट और ये आर्टिस्ट कितना पैसा लगेगा। तो ये जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको ब्रेक ना करें। आप एक आर्टिस्ट मैनेजर के साथ रिलेशन लंबे समय तक बनाकर देखिए, और आप देखिए कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं।
मैं आज स्नेहल भाई को 2010 से जानता हूँ। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा पास्ट में आपको लेकर चलता हूँ। जोधपुर 2010 या 11 की बात है, मैं और नीरज आपसे मिलने के लिए आए थे। हम लोग किसी मीटिंग में आए थे और आपका कोई शो चल रहा था वहां पर, आई थिंक मिका सिंह या किसी का। तो आपने मुझे कुछ गुरु मंत्र दिए थे वहां पर, 3 से 4। वो गुरु मंत्र अगर मैं यहाँ पर बता दूं तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक अलग से एपिसोड करना पड़ेगा मुझे बैठ के, और 2-3 घंटे का एपिसोड चलेगा कि ये समझ लो आपका इंसाइक्लोपीडिया ये इवेंट मैनेजमेंट का। तो एक या दो गुरु मंत्र ऐसे बताइए कि इसको पकड़ लो, चाहे वो एज अ वेडिंग प्लानर काम करो, एज एन आर्टिस्ट मैनेजर काम करो, आप सफल हो। क्योंकि मैंने तो वो गुरु मंत्र उसी समय कुछ अप्लाई किए थे, और जो मैंने अप्लाई नहीं कर पाया शायद मैं उस समय कर लेता तो अभी मैं कुछ ज्यादा बेनिफिट्स उठा सकता होता। तो वो कुछ गुरु मंत्र आप हमारी ऑडियंस को बताइए। पहला गुरु मंत्र है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी। ठीक है, जब आप कोशिश करोगे उसकी हार नहीं होती है। और सेकंड है, कॉन्फिडेंस एज अ नो कंपटीशन, जो मेरा कंपनी का टैगलाइन है। ठीक है, जी। सो कॉन्फिडेंस इतना रखोगे, कॉम्पिटिटर की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, अपना अच्छा काम करो, दुनिया को साइड पे छोड़ दो। आप अच्छा दोगे तो दुनिया के साथ में कोई सी कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही तो बात दो है। गुरु मंत्र है जिसमें आप लाइफ निकाल सकते हो आराम से। और कोशिश करोगे तो हार नहीं होगी, पर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर वो चीज ही नहीं आने वाली है सा लाइफ में। वैसे तो गुरु मंत्र इनके काफी हैं, वो आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको इनके गुरु मंत्र और इनसे जो मैंने सीखा है, क्योंकि उसके लिए मैं सच्ची बता रहा हूँ 2-3 घंटे का अलग से एपिसोड करना पड़ेगा। और ऐसा ही नहीं, आज भी अभी जब रिसेंटली मैं आपसे मिला था उदयपुर में ही, तब भी आपने कुछ ऐसा ज्ञान दिया था जो अभी तक माइंड में है। तो मैं मानता हूँ जब भी आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ होते हैं, उन पे आंखें बंद करके रिलाई कीजिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, बिकॉज उनको भी अच्छा लगता है किसी को नया रास्ता दिखाने में। तो ये जो झिझक होती है ये खत्म करके हमें अपफ्रंट होना चाहिए। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मुझे स्नेहल भाई से कुछ काम है तो मैं उनको फोन करूंगा ही करूंगा, मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगा कि अभी करूँ वो बिजी होंगे, मैं मैसेज डाल के तो छोड़ ही दूंगा। तो ये रिलेशनशिप अगर एक प्लानर का और एक आर्टिस्ट मैनेजर का बन जाए, तो आप देखो आपकी कंपनी को कितना बेनिफिट मिलता है। इस इतने बड़े एम्पायर में आपने जो खड़ा किए, जो जो सोशल एम्पायर है, इसमें आप सबसे ज्यादा किसको एडमायर करते हो इस इंडस्ट्री के अंदर? इंडस्ट्री के अंदर बड़ी चीज बोल दी, बेन कुरियन थॉमस तो थोड़ा सा आप हमें एज अ बताइए। आर्टिस्ट मैनेजर। हम्म। आ, थोड़ा सा आप ही उनके बारे में बताइए, क्योंकि मैं तो आप ही के थ्रू फर्स्ट टाइम उनसे मिला था, और इज वेरी गुड फ्रेंड। आप बताइए कि क्यों, उसके कारण क्या है, ताकि जो जो भी एक हम रिलेशनशिप वाले फॉर्मेट में आते हैं किसी के साथ एज अ फ्रेंड, तो हम एक उदाहरण दे सकें कि अगर इन चीजों का हम ध्यान रखें तो हम किसी के लिए एडमायरेबल हो सकते हैं और वो दोस्ती लंबे समय तक चल सकती है। तो उसका रीजन है, ही इज अ प्रोफेशनल गाय। ठीक है, इंसान अच्छा है, प्रोफेशनल है, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करता है, आर्टिस्ट के लिए सोचता है। चार चीज वो समझ गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे रिलेशन है वो डिफरेंट पार्ट पे जाते हैं। ठीक है, हम्म। तो इसके लिए मैं उसको एडमायर करता हूँ कि इंसान अच्छा ही है बट प्रोफेशनल है। ओके। रिलेशन भी मेंटेन करता है, काम भी करता है। ठीक है, बिजनेस सब कुछ करता है, बट एंड ऑफ द डे वो किसी का नुकसान नहीं करता है। एक एडवाइस आर्टिस्ट के लिए भी, कि सब सही है, आर्टिस्ट मैनेजर्स आपकी ग्रोथ के लिए बैठे हैं, लेकिन एक एक एडवाइस आपको आर्टिस्ट को देनी है कि उन्हें भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं, आज वो रियलिटी शो जीत कर आए, उनका साल भर तो बहुत नाम हुआ, चर्चा हुई, दूसरे साल वो गायब हो गए। क्यों ये गायब हो जाते हैं, उनको एक एडवाइस दीजिए, और फिर हम शो को एंड करेंगे। उसका एक ही एडवाइस है, वो ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ट्रस्ट इज द बिगेस्ट थिंग। आपने किसी को भी साथ काम कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जब विश्वास ही नहीं रखोगे तो आपको ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग आए इंडस्ट्री में जिसने ट्रस्ट नहीं किया है, ठीक है, जी। आर्टिस्ट मैनेजर पे या किसी के भी ऊपर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे पैसे कोई ले जाएगा। ठीक है, या मेरा काम कोई ले जाएगा, वो इतना शो करता है, मैं इतना शो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अच्छा आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि सब, मैंने बोला ना, सब सिंगर्स या कोई भी आर्टिस्ट हो जाए अच्छा ही होता है। तुम एक्टर हो तो एक्टर अच्छे ही हो,
पर वो किस कैटेगरी में आपको ग्रो करना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंपैरिजन नहीं कर सकते एक दूसरे की, अपने अंदर खुद का देखो कि आप कितने पोटेंशियल दे पाओगे या कितने पोटेंशियल हो कि लाइव स्टेज पे या कुछ भी, आप लाइव शो के मास्टर है तो लाइव शो में कितना आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो, क्राउड को समझ पा रहे हो, क्राउड को क्या चीज चाहिए, कैसे उसको डिजाइन करोगे, वो चीजें समझनी होती है। सबको ऐसा ही लगता है कि भाई इतना ये ले रहा है तो मेरे को इतना मिलना चाहिए, मैनेजर को बोल देता है भाई इतना पैसा मेरे को मिलना चाहिए क्योंकि वो इतना चार्ज कर रहा है और मेरे से उसके पास प्रोफाइल इससे नीचे है। और परफॉर्मर क्या है, कैसे काम करता है लाइव स्टेज पे, कैसे वो रहता है ऑन स्टेज प्रेजेंटेशन, उसका खुद का, उसका बैंड का, उसका कितना हम्बल रहता है, कितना इजी गोइंग ट्रैवल करता है, ये सब चीजें भी मैटर करती है। देखो दो हाथ से ताली बजती है, आर्टिस्ट मैनेजर है और आर्टिस्ट है, दोनों के बीच का एक ही है कि आप थोड़ा छोड़ोगे मैं थोड़ा छोड़ूंगा, दोनों साथ में निकल जाएंगे। पर एक पकड़ेगा दूसरा नहीं छोड़ेगा तो चला जाएगा। बिल्कुल सही बात कही स्नेहल भाई आपने। और शो को समाप्त करते हुए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप आए थैंक हमारे यू। शो पर, इतने वैल्यूबल इनपुट्स, ये इतनी क्रेजी इंसिडेंट्स आपने हमारे साथ शेयर किए। आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मैं नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आप इसी तरीके से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान देते रहें, और कोई भी अगर सीखना चाहते हैं स्नेहल भाई से तो मेरे कहने पे बेधड़क इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ये रिप्लाई करेंगे। ओके, चलो चलो, बाय, टेक केयर, गुड थैंक यू नाइट, सो मच। बाय बाय, बाय बाय।